राइट। एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में आगे बढ़ने से पहले हम लोग दो तीन कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, मल्टी टास्क क्या है, राइट। इन मल्टी प्रोग्रामिंग, whenever one program was getting blocked because of IO, then another program was scheduled, right? So in that scenario, if we will look for over the time, more than one programs are being executed by the processor, right? लेकिन क्या था, जब एक होगा तब दूसरा शेड्यूल होगा. But in multitasking system, the processor's time was shared among the programs, right? जो प्रोसेसर का टाइम है उसको प्रोग्राम्स के बीच में शेयर कर रहे हैं. और किसी से, जब एक का टाइम एक्सपायर हो जा रहा है, जैसे 10 यूनिट हमने बना दिया ना, कि वी आर एग्जीक्यूटिंग ईच प्रोग्राम फॉर 10 यूनिट टाइम, then whenever 10 unit time has expired, then we are scheduling another program, right? हम बी को शेड्यूल कर दे रहे हैं, पर ए आगे एग्जीक्यूट कर सकता था, वो ब्लॉक नहीं है, राइट? तो इसे बोलते हैं टाइम शेयरिंग सिस्टम, राइट? टाइम शेयरिंग सिस्टम, right? Or time sharing concept. And the operating system which is based on this concept is called time sharing operating system, right? For example, आप अपने विंडोज में देखते हैं कि you have opened multiple programs, like suppose you are developing some code, some software, then you are using some C compiler or Python compiler. So आपने Python compiler open कर रखा है. Similarly, you are also listening some song on VLC media player, तो आपने उसको भी open कर रखा है. You are also taking the help of internet sources, therefore you have also opened web browser. तो ये चार प्रोग्राम्स आपने पैरेलली ओपन कर रखा है, लेकिन अंदर आपका प्रोसेसर तो एक ही है. आपका सीपीयू बॉक्स के अंदर प्रोसेसर तो एक ही है. तो आप एक से ज्यादा प्रोग्राम्स एक साथ ओपन करके रखे हो, तो ऐसी सिचुएशन में प्रोसेसर को क्या करना पड़ेगा? प्रोसेसर हैव टू शेयर इट्स टाइम अमंग दीज ऑल प्रोग्राम्स, कि वो थोड़ी देर आपके वीएलसी के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, थोड़ी देर आपके क्या कहते हैं वेब ब्राउजर के कोड को एग्जीक्यूट करेगा, थोड़ी देर आपके पाइथन के कंपाइलर को एग्जीक्यूट करेगा, राइट? लेकिन ये स्विचिंग, ये जो एक को छोड़कर दूसरे के पास जाना, बोलते हैं स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है और प्रोसेसर इतना फास्ट होता है कि हमको लगता है कि ये सारे प्रोग्राम्स जो हमने ओपन कर रखे हैं सब एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, राइट? बट इनसाइड योर कंप्यूटिंग सिस्टम you have only single processor, right? So at a one time only one program will be executed by the processor. लेकिन आपको फील क्या होता है कि कई सारी चीजें पैरेलली एग्जीक्यूट हो रही हैं, राइट? तो वो क्या है? टाइम शेयरिंग कंसेप्ट. समझ में आया? तो मल्टी प्रोग्रामिंग में मल्टी टास्किंग, ये जो टाइम शेयरिंग कंसेप्ट है इसी को हम बोलते हैं मल्टी टास्किंग. When more than one programs are being executed by the processor in time sharing fashion, in time sharing fashion, then we say that it is multitasking, right? जब आपके प्रोग्राम्स का एग्जीक्यूशन टाइम शेयरिंग मैनर में हो तो हम इसको बोलेंगे मल्टीटास्किंग. जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम ब्लॉक हो रहा था तब हम दूसरे को शेड्यूल कर रहे थे, राइट? थर्ड कंसेप्ट वाज मल्टी प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग. कोई बताएगा कि ये क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग? अभी केवल समझना है, एक साथ में सिखवा दूंगा. मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? सर वन बाय वन एग्जीक्यूशन. वन बाय वन एग्जीक्यूशन तो अभी तक दोनों में ही हो रहा था. देख लो, मल्टी प्रोग्रामिंग में भी एक पहले ए आया, ब्लॉक हो गया तो फिर बी को दिया, फिर बी ब्लॉक हो गया तो सी को देंगे. मल्टीटास्किंग में भी ए का टाइम एक्सपायर हो गया तो बी को दे दिया, बी का टाइम एक्सपायर हो गया सी को दे दिया. तो वन बाय वन ही तो कर रहे हैं. देन व्हाट इज मल्टी प्रोसेसिंग? एनीबॉडी एल्स? क्या नाम था आपका? आंसर अभी किसने दिया था? क्या नाम है आपका? सर निशांत. निशांत. कोई और बताएगा? सर मल्टी प्रोसेसिंग में साइमल्टेनियसली सभी वर्क होता है. साइमल्टेनियसली का क्या मतलब है? सर इसमें एक बार में ही सभी काम होता है.
जैसे उसमें टाइम असाइन होता था कि कुछ टाइम तक ए वर्क करेगा, फिर कुछ टाइम तक बी का वर्क होगा, लेकिन इसमें एक साथ ही होता है। तो एक साथ कैसे हो पाएगा बताओ? एक साथ कैसे हो पाएगा अगर आपके पास एक ही प्रोसेसर है? ठीक है, जैसे आप सोचो आपके घर पे एक ही गैस का चूल्हा है, ठीक है, उसमें एक ही बर्नर है, तो आप एक बार में या तो चाय बना पाओगे, या तो रोटी बना पाओगे, या तो सब्जी बना पाओगे। हाँ, ये कर सकते हो कि थोड़ी देर चाय पकाया पकाया 1 मिनट पकाया, हटा दिया, फिर रोटी बनाया 1 मिनट, फिर हटा दिया। तो ये हुआ टाइम शेयरिंग। लेकिन क्या आप चाय के ऊपर रोटी का तवा के ऊपर कुकर रख करके सब एक साथ बना दोगे एक बर्नर में? सर इसमें मल्टी प्रोसेसर यूज होता है। इसमें यही चीज, इसमें मल्टी प्रोसेसर्स यूज होंगे, मींस मोर देन वन प्रोसेसर्स आर डिप्लॉयड इन मल्टी प्रोसेसिंग, राइट? सो दिस विल लुक लाइक this one is your processor 1, this one is your processor 2, this one is your processor 3, right? And so on, right? So at one time you can schedule a program A on processor 1, B on processor 2, C on processor 3. So simultaneously you can execute 3 programs at a time. आप साइमल्टेनियसली, जो आप कह रहे थे ना साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, वो कैसे एग्जीक्यूट कर पाएंगे कि आपके सिस्टम में मोर देन वन प्रोसेसर्स हैं। अभी तक क्या था, एक ही प्रोसेसर पे हम बारी बारी एग्जीक्यूट कर रहे थे, लेकिन अब की बार मोर देन वन प्रोसेसर्स है, तो इसे बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। तो तीनों में ही, चाहे वो मल्टी प्रोग्रामिंग हो, चाहे मल्टी टास्किंग हो, चाहे मल्टी प्रोसेसिंग हो, तीनों में ही एक से ज्यादा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, लेकिन तीनों के एग्जीक्यूशन का तरीका अलग अलग होता है, राइट? फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं, व्हाट अबाउट सुपर कंप्यूटर? आपने नाम सुनना होगा ना, सुपर कंप्यूटर क्या होता है, कोई बताएगा? सॉरी सर उसका कंप्यूटर सर ऐसा स्पेस जहाँ पे हाई सर होता है। मल्टी प्रोसेसिंग होता है। अरे बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जा रहा है, आप 3-4 लोग एक साथ बोलने शुरू कर देते हो। देखो, एक प्रोटोकॉल है अलोहा, शायद आप आगे नेटवर्क कभी अगर नहीं पढ़ा होगा तो शायद इस सेमेस्टर में या अगले सेमेस्टर में नेटवर्किंग नाम का एक पेपर है। तो जब आप एक कॉमन चैनल एक्सेस करते हो, चैनल एक्सेस करने का मतलब मैं भी हूं, मैं बोल रहा हूं इसी नेटवर्क पे, ठीक है, जो इंटरनेट के थ्रू ये जो आईपी कनेक्शन बना है उसके थ्रू जा रहा है, राइट? तो एक कनेक्शन बना है, जो मीडिया है उसको मैं भी एक्सेस कर रहा हूं, आप भी एक्सेस कर रहे हो, तो मल्टीपल लोग एक साथ बोलने लगेंगे तो कोलिजन होगा और किसी को कुछ नहीं समझ में आएगा। तो वहां पे कोलिजन रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल यूज होता है जिसका नाम है अलोहा। बहुत एंशिएंट है, 1962 में इसको डेवलप किया गया और तभी यूज किया गया, आज की डेट में नहीं यूज किया जाता। उसका कंसेप्ट है, कुछ भी बोलने से पहले पहले सुनो, ठीक? तो अगर आप बोलना शुरू कर रहे हो, अगर कोई और बोल रहा है, ठीक, तो उसी समय रुक जाओ, तो उससे क्या होगा, कोलिजन के चांसेस कम रहेंगे। वेट करो, जब अगला बोलना रोक दे तब फिर बोलना शुरू करो, ठीक है? तो अब बताओ कि ये सुपर कंप्यूटर क्या होता है? So these computers have high level of performance. Okay, high level of performance. Okay, so I'm using right now Core i7 desktop, right? A laptop. And if I will compare this performance of this laptop with India's first supercomputer Param, right? So my laptop is much more powerful as compared to Param supercomputer, which was developed by CDAC and with the help of DRDO, right? तो क्या मैं अपने लैपटॉप को सुपर कंप्यूटर बोल दूं क्योंकि वो इंडिया के फर्स्ट सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा फास्ट तरीके से कंप्यूटेशन कर ले रहा है? क्या मैं अपने No, लैपटॉप sir. को सुपर कंप्यूटर नहीं बोल सकता ना? दैट मीन्स No, sir. सुपर कंप्यूटर की डेफिनेशन में परफॉर्मेंस पैरामीटर नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस प्रॉपर्टी होती है कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, लेकिन परफॉर्मेंस तो सब्जेक्टिव टर्म है ना। आज 2020 में जो परफॉर्मेंस आप कह रहे हो बहुत अच्छी है, वो जरूरी नहीं है कि आज से 50 साल बाद वही परफॉर्मेंस को आप बहुत अच्छी कहो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे टाइम में डायल अप कनेक्शन होता था इंटरनेट का, जब हम इंटरनेट शुरुआत में यूज करते थे 2001 2002 में, तो उस समय 64 केबीएस 128 केबीएस
kbps इस तरीके के मॉडेम आते थे और इतनी स्पीड को हम लोग कहते थे हाँ ठीक है, स्पीड अच्छी है। लेकिन आज की डेट में आप देख रहे हो 1 mbps को भी आप खराब कर दे रहे हो। अब आप 5G टेक्नोलॉजी यूज करने चल रहे हो जहां पे 1 mbps नहीं 1 gbps की स्पीड की बात करेंगे, राइट। तो हम कभी भी इस तरीके की चीजों को डेफिनेशन में तो यूज नहीं कर सकते। एनीबॉडी एल्स, कोई बताना चाहेगा? मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ टास्क फिर परफॉर्म वही करता है पर इनडायरेक्टली यूनिट टाइम। परफॉर्म, तो इसका मतलब यही है कि आप परफॉर्मेंस में जा रहे हो ना, इसका मतलब आप परफॉर्मेंस में जा रहे हो। और मैंने आपको बता दिया कि परफॉर्मेंस की अगर बात करोगे तो क्या मैं अपने लैपटॉप को सुपर कंप्यूटर कह दूं और वो जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था उसको सुपर कंप्यूटर की लिस्ट से हटा दूं? सर एक्चुअली सर सुपर कंप्यूटर में होता है कि फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड के हिसाब से नापा जाता है। एंड 2017 में ये नॉर्म्स रखा गया कि 10 टू द पावर 17 फ्लॉप्स से ज़्यादा जो कंप्यूट कर सकता है वो सुपर कंप्यूटर में आएगा। देखो ये सारे कंसेप्ट नॉन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए सुपर कंप्यूटर का मतलब है पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग मींस यू हैव डिप्लॉयड मोर देन वन जनरल पर्पस प्रोसेसर्स। आपके सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर होने चाहिए। उसकी ये अलग बात है कि आप प्रोसेसर ज्यादा लगा दोगे तो सिस्टम की स्पीड तो फास्ट हो ही जाएगी, राइट। लेकिन सुपर कंप्यूटर का मतलब मोर देन वन प्रोसेसर, वो भी कैसे प्रोसेसर? जनरल पर्पस प्रोसेसर। ध्यान से सुनना, जनरल पर्पस प्रोसेसर। लाइक हियर P1 P2 P3 all three processors are general purpose, means whatever computations P1 can perform, the same computation can be also performed using P2 and P3, राइट। ये सारे पर जिस तरीके के कंप्यूटेशन या जिस तरीके के टास्क P1 कर रहा है वैसे ही टास्क P2 और P3 भी कर सकने चाहिए। तभी तो हम मान लो ABCDEFGH एंड सो ऑन खूब सारे प्रोग्राम्स आ रहे हैं तो हम किन्हीं एक पे भी शेड्यूल कर सकते हैं। जनरल पर्पज इसलिए कहा कि आजकल आपने देखा ना कि हमारे पास ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी तो आ रही, जीपीयू वाले सिस्टम भी आ रहे हैं। मतलब आपके प्रोसेसर तो लगा है, सीपीयू तो है, साथ में जो ग्राफिक्स से रिलेटेड चीजें होती हैं वो एक अलग प्रोसेसर पे जाके एग्जीक्यूट होती हैं, राइट। तो मतलब आपके जो कंप्यूटेशन, मान लीजिए वीएलसी आपका प्रोसेसर पे जो एक्चुअल प्रोसेसर है उस पे एग्जीक्यूट हो रहा है, मैटलैब आपका एक्चुअल प्रोसेसर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, लेकिन जब आप गेम खेलोगे तो उन सब चीजों के कोड आपके जीपीयू पे जाके एग्जीक्यूट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जीपीयू आपका जनरल पर्पस नहीं स्पेसिफिक पर्पस प्रोसेसर हुआ। तो इवन दो आजकल के लैपटॉप डेस्कटॉप में जीपीयू वाले सिस्टम आ रहे हैं लेकिन हम उसको फिर से सुपर कंप्यूटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि सुपर कंप्यूटर का मतलब मोर देन वन जनरल पर्पस प्रोसेसर, राइट। तो जब आपके पास मोर देन वन प्रोसेसर है और आप हर एक पे अलग अलग प्रोग्राम डाल करके एग्जीक्यूट कराते हो तो दिस इज कॉल्ड मल्टी प्रोसेसिंग, right? And the operating system which is designed for multi-processing system is called as multi-processing operating system. तो तीन कंसेप्ट पढ़े, तीनों कंसेप्ट पे बेस्ड जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनेंगे उनको मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सारे कंसेप्ट रिलेटेड चीजें हुई। अब आप हेडिंग डाल लो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें सबसे पहले आप पढ़ोगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। नंबर वन, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। एक्चुअल में ये हमारा पहला ऑपरेटिंग सिस्टम का मोड था जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पे इतने ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं थे। एट दैट टाइम क्या हुआ करता था कि कंप्यूटिंग मशीन या कंप्यूटर आपका एक सेंट्रलाइज जगह पे लोकेटेड होता था, राइट। और उस बिल्डिंग में एक कंप्यूटर ऑपरेटर हम बिठा देते थे, ठीक। कोई मेमोरी वगैरह हार्ड डिस्क वगैरह का कंसेप्ट नहीं होता था, तो उस समय पंच कार्ड होते थे, पंच कार्ड, ठीक। ये इस तरीके से मेटल शीट होती थी, राइट।
और अब इस पंच कार्ड पे हम प्रोग्रामिंग करते थे। अगर बाइनरी लैंग्वेज में कर रहे हैं तो इसी में 101010111101 हम इस प्रोग्राम को पंच कार्ड पे पंच कर दिया करते थे, राइट। और मान लो मेरे प्रोग्राम में हो सकता है कि 10 पंच कार्ड की रिक्वायरमेंट हो, तो इस तरीके से मैं अपने 10 पंच कार्ड क्रिएट कर लिया, राइट। और इसी तरीके से उस कंप्यूटर पे काम करने वाले जितने लोग थे सब अपने प्रोग्राम के पंच कार्ड बना लेते थे और ले जा करके कंप्यूटर ऑपरेटर को दे देते थे, राइट। तो जो मेरा पंच कार्ड है उसको एक जॉब बोल देता था, J1, राइट। हो सकता है मेरे पास मल्टीपल जॉब्स तो हो तो J1 J2 हो जाएगा। अब ये सब ले जाकर के कंप्यूटर ऑपरेटर के पास सबमिट किया जाता था। तो मल्टीपल यूजर्स, उस समय तो कंप्यूटर ऑपरेटर ही उसको एक्सेस करता था, लेकिन सब लोग अपने प्रोग्राम उस पर सबमिट करेंगे, तो जॉब्स का पूल बन जाएगा, J1 J2 J3 J4 एंड सो ऑन, राइट। So what computer operator was doing, he was making the group out of that collection, right? तो उसने देखा J1 J2 J3 J4 ये सब सिंपल कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, उनको डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इनको ग्रुप 1 कह दिया। इसी तरीके से J6 J7 J12 J13 ये सारे थोड़ा सा प्रिंटर वगैरह का यूज कर रहे हैं, इन सब का नेचर सिमिलर है, तो उसको ग्रुप 2 कह दिया। ये जो ग्रुप 1 कह रहा है इसको मान लो आप बैच 1 है, ठीक। इसी तरीके से ग्रुप 2 है उसको बैच 2 कह दिया। सो ऑल काइंड्स ऑफ जॉब्स आर कलेक्टेड एंड लेटर दे विल बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ बैचेस, राइट। तो अब कंप्यूटर सबसे पहले जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो बैच 1 को उठाएगा, राइट। एकदम पंच कार्ड को एक ट्रे में करके रख के कंप्यूटर के अंदर एक स्लॉट बना होता था उसके अंदर डाल देता था, राइट। तो पहले बैच 1 गया, प्रोसेस हुआ, एग्जीक्यूट हुआ, रिजल्ट आ गया। जैसे ही वो रिजल्ट आ गया बैच 1 को हटा करके बैच 2 को डाला। तो इनफैक्ट यहां कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो है ही नहीं ना, यहाँ तो एक कंप्यूटर ऑपरेटर है जो कि बैच को बना रहा है और ले जाकर के सबमिट कर रहा है। इसमें कुछ नहीं, माउस और कीबोर्ड कुछ किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, राइट। एक्चुअल में जिनके प्रोग्राम थे वो तो सिस्टम से इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, तो इसी को बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। when all the tasks or all the programs are executed by the operating system batch by batch। and batch क्या है, collection of jobs। jobs किसके फॉर्म में है, पंच कार्ड के फॉर्म में है। पंच कार्ड कहां से आए, जो डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अपनी प्रोग्रामिंग की है सबने कंप्यूटर ऑपरेटर के पास पंच कार्ड के फॉर्म में सबमिट किया है, राइट। सो यू कैन राइट हियर in batch processing operating system jobs are punched onto the punch card and organized as batches by computer operator। The bare computing machine executes these batches, these jobs sequentially batch by batch।
मतलब कि पहले बैच 1 एग्जीक्यूट होगा, देन बैच 2 एग्जीक्यूट होगा एंड सो ऑन, राइट? So this is batch processing operating system, right? Next one is multi-programming operating system. यहाँ पे लिख लो the operating system based on multi-programming concept, multi-programming concept is called multi-programming operating system. ओके, यहाँ नोट करके लिख लो। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, कोई बताएगा? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है, न्यूमेरिकली भी या थ्योरेटिकली भी। कोई बताएगा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? चलो यही कंफर्म कर दो कि मेरी वॉइस तो ऑडिबल है। यस सर। ओके, तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि आपकी मेन मेमोरी में कितने प्रोग्राम्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल ये रही और ये है आपकी मेन मेमोरी, यहाँ पे प्रोग्राम ए है, राइट? फिर थोड़ा स्पेस खाली है, सी प्रोग्राम है, और फिर स्पेस खाली है, डी प्रोग्राम है। तो आप बताओ मेन मेमोरी में कितने प्रोग्राम्स हैं इस समय? मेन मेमोरी में इस समय कितने प्रोग्राम्स हैं जो मेन प्रोग्राम? 3। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होगी? 3। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट्स number of programs present in main memory। याद रखना, present in main memory, mm मतलब main memory, at any point of time, या at main memory at that point of time, at that point of time। ठीक है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ प्रोग्राम्स प्रेजेंट इन मेन मेमोरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो दिस इज अबाउट मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन इज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड वन। Multitasking operating system. Multitasking operating systems are based on time sharing concept. Time sharing concept। ये टाइम शेयरिंग कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी यूज होता है, नेटवर्किंग में भी यूज होता है, या हर वो जगह जहां पे कॉमन चैनल एक्सेस करना होगा वहां पे टाइम शेयरिंग सिस्टम यूज हो सकता है, राइट? टाइम शेयरिंग का मतलब वही है, जैसे आपको बताया ना कि आपके पास एक चूल्हा वाला ही बर्नर, एक बर्नर वाला चूल्हा है और आपको कई सारी चीजें बनानी है,
तो आपने थोड़ी देर चाय पकाया फिर रख दिया, फिर थोड़ी देर रोटी बनाई फिर उसको रख दिया, फिर थोड़ी देर सब्जी पकाया फिर रख दिया, फिर वापस से चाय ले आया। ठीक है, इसे बोलते हैं टाइम शेयरिंग। और किसका टाइम शेयर कर रहे हो आप? बर्नर का, वो जो चूल्हा है उसका टाइम शेयर कर रहे हो। जब यही चीज प्रोसेसर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो प्रोसेसर का कंप्यूटिंग टाइम शेयर करना, इसीलिए टाइम वर्ड यूज हुआ है, बिकॉज दे आर शेयरिंग द कंप्यूटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेसर, right? So multitasking operating systems are based on time sharing concept, where computing time of processor is shared among various programs. Among various programs. Number fourth one, multi-processing operating system. Multi-processing operating system. OS, which is an OS which is built for multi-processor environment. An OS which is built for multiprocessor environment is called as multi-processing ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पेपर है ये थ्योरेटिकल भी है और न्यूमेरिकल भी है, राइट? दोनों लगभग 50% वेटेज रखते हैं। और मुझे भी थ्योरेटिकल चीजें पढ़ाना बहुत खास पसंद नहीं है, लेकिन जो चीजें फिर भी प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको एकदम बेसिक्स फंडामेंटल आपके क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी हम थ्योरेटिकल कर रहे हैं, फिर मैं थोड़ा सा सिलेबस में ऐसी जगह मूव कर जाऊंगा जहां से आपको न्यूमेरिकल भी दिखते रहे। ठीक, an operating system which is built for multiprocessors environment is called as multiprocessing operating system। तो ये जो मल्टीप्रोसेसिंग है, राइट, इसको फर्दर दो क्लास में क्लासिफाई किया जा सकता है मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम को। देखो कैसे, ये मान लो आपका कंप्यूटर है, ठीक, अब आप उसमें प्रोसेसर चिप लगा रहे हो, ये पहला प्रोसेसर, ये दूसरा प्रोसेसर, ये तीसरा प्रोसेसर, ये चौथा प्रोसेसर, राइट? तो आप अगर इसमें पी लगा रहे हो, इसमें भी पी लगा दो, इसमें भी पी लगा दो, इसमें भी पी इसका मतलब ये है कि आप सारे ही प्रोसेसर इक्वल कैपेबिलिटी के रख रहे हो। ध्यान से सुनना, सारे ही प्रोसेसर कैसे हैं? इक्वल कैपेबिलिटी के हैं, मतलब जो काम जितने पावर पी के पास है उतनी ही दूसरे प्रोसेसर के पास है, उतनी ही तीसरे प्रोसेसर के पास। इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक, symmetric multiprocessing when all the processors are of equal capability। ध्यान से सुनना, when all the processor are of equal capability then it is called as symmetric multiprocessing system। बट ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने सिस्टम में एक तो P1 लगा दो, राइट, दूसरा P2 लगा दो। जैसे एक में कोर i7 लगा दिया, अगले में कोर i2 वो कोर i3 लगा दिया, एक में पेंटियम 4 लगा दिया,
तो अब क्या हो गया, सारे ही प्रोसेसर अलग अलग कैपेबिलिटी के हो गए, राइट। दिस इज कॉल्ड एज एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम। asymmetric multiprocessing system when all the processors are of different capability, right। मतलब प्रोसेसर्स का कॉन्फ़िगरेशन नॉन होमोजीनियस है तो हम उसे बोलेंगे एसिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग सिस्टम। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो ये मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट पे बढ़ते हैं। दिस वन वाज फोर्थ, फिफ्थ, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई बताएगा क्या होता है? Sir, those kind of रियल operating system in which the job is finished before the deadline. सो इन रियल टाइम, क्या नाम है आपका? Sir, Ayush. अच्छा, ठीक है, वेरी गुड। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जितनी भी जॉब सबमिट करते हैं, हर एक जॉब के साथ डेडलाइन एसोसिएटेड होती है, ठीक है। हर एक जॉब के साथ डेडलाइन एसोसिएटेड होती है एंड ऑपरेटिंग सिस्टम हैव टू कंप्यूट दैट जॉब और फिनिश दैट जॉब बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ डेडलाइन। डेडलाइन खत्म होने के पहले ही उसको उन जॉब्स को कंप्यूट कर देना होता है। तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। कोई एग्जांपल बताओगे आयुष रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का? No idea, sir. एनीबॉडी एल्स? कि कहाँ है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे हमें जॉब्स के साथ डेडलाइन भी डालनी होती है? यूपीआई तो यूज करते हो ना तुम लोग, फोन पे, गूगल पे, राइट। ट्रांजेक्शन करते हो, किसी को 2,000 रुपए भेजा, 3,000 रुपए भेजा। कई बार शॉप्स में जाते हैं तो पेमेंट फेल हो जाता है, हमारे अकाउंट से डेबिट हो जाता है लेकिन उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता, राइट। तो वो तो दुकान वाला हमसे अड़ जाता है कि नहीं भैया हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आया। तो जब नहीं आया तो आप हमें कैश दो या फिर से आप हमें कार्ड से पेमेंट करो, राइट। और आप खुशी खुशी कर देते हो, क्यों? क्योंकि जिस यूपीआई के थ्रू आपने पेमेंट किया है उसने कह रखा है कि 3 दिन के अंदर आपका पैसा वापस हो जाएगा, राइट। ऐसा ही होता है ना। तो वहां पे भी ट्रांजेक्शन्स, ये जो बैंकिंग सिस्टम है उनमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनसे एसोसिएटेड डेडलाइंस होती हैं, राइट। कि अगर उस डेडलाइन को क्रॉस कर गया तो पैसा वापस डेस्टिनेशन में नहीं, सोर्स के अकाउंट में ही वापस क्रेडिट कर देता है, भले वो आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया हो, राइट। सो in banking transaction system we are using real time operating system, right? Beside this there is also few examples like missile navigation system। आप मिसाइल नेविगेशन सिस्टम में भी तो डेडलाइन एसोसिएटेड है ना। क्यों? भारत का आईएनएस विक्रांत या जो अदर एयरक्राफ्ट कैरियर है वो सब अलग अलग सी में लोकेशन पे सिचुएटेड है। अब वहां से चाइना या वहां से जो भी उसका टारगेट है वो तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, और जरूरी थोड़े है कि आईएनएस विक्रांत के अंदर जो मिसाइल है उसका मुंह चाइना के उसी लोकेशन की ओर हो या पाकिस्तान के उसी लोकेशन की ओर हो। उसका मुंह कहीं भी हो सकता है, बस ये है। और वो कभी भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल नहीं करता है। आपको पता होगा कि मिसाइल्स वगैरह अपने पाथ से राइट लेफ्ट ऐसे मुड़ के इधर उधर मुड़ करके ही जाती है। तो वो क्यों हो पाता है? क्योंकि हमने उनकी प्रोग्रामिंग सेट की हुई होती है। जो उन मिसाइल्स नेविगेशन सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमने उस पर सेट कर रखा है कि इतने टाइम के बाद हमें 10 डिग्री लेफ्ट इसको टर्न दे देना है, इतने टाइम के बाद 30 डिग्री राइट टर्न दे देना है, राइट। तो इतने टाइम बाद लेफ्ट देना है, अगर टाइम एक्सपायर किया तो इसका कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा आईसीयूज में जो
पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लगे होते हैं, वहां पे भी है ना कि अगर ब्लड में जो ऑक्सीजन लेवल है वो सर्टेन थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाए, या फिर द पेशेंट इज हैविंग हिज ब्लड प्रेशर और blood pressure beyond the certain threshold, his heartbeat is also above certain threshold, then in that scenario your patient monitoring system have to have some mechanism so that it can inform to all the doctors, right? अगर हार्ट बीट एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ज्यादा तेज हो गई तो आपको सारे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और वो अलार्म के फॉर्म में बजता है आईसीयूज में। तो अगर उस टाइम के बाद बचेगा, तब तक तो पेशेंट तो निकल लिया, भगवान के पास पहुंच गया। तो वहां पे भी जो अलार्म बजाने की जिम्मेदारी है या जो प्रोग्राम है उसको उसी डेडलाइन के भीतर में कर लेनी होती है, राइट? तो इस तरीके से वेरियस एग्जांपल्स हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के, जहां करस्पॉन्डिंग टू ईच प्रोग्राम देयर मस्ट बी सम डेडलाइन, राइट? तो यहां पे लिख सकते हैं इन रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम a deadline is associated with each task, ठीक है? अच्छा, ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं दो कैटेगरी में, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो हार्ड या सॉफ्ट वर्ड यूज किया है, दिस इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ डेडलाइन। इफ द नेचर ऑफ डेडलाइन इज हार्ड, then it is hard real time operating system, and if nature of deadline is soft, that means you can violate deadline to some extent, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत वायलेशन कर सकते हो, तो वो सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप कहते हो ना कि किसी फैकल्टी का नेचर हार्ड है, किसी का नेचर सॉफ्ट है, वो कैसे? अगर किसी फैकल्टी ने डेडलाइन रख दिया कि कल शाम 5 बजे तक असाइनमेंट सबमिट कर देना है, राइट? तो अगर आपने 5:01 कर दिया, ठीक, तो जो हार्ड नेचर वाला फैकल्टी होगा कितना भी सर पटकते रह जाओ वो आपके असाइनमेंट को नहीं जमा कराएगा, राइट? सॉफ्ट रियल टाइम सॉफ्ट नेचर वाला जो फैकल्टी होगा वो 5:01 हो या 5:02 हो, लेकिन अगर 5 बजे तक ही मतलब 5-7 मिनट ऊपर नीचे हो रहा है वो आपका एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन ज्यादा डिले करोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी तरीके से ऐसे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पे जो डेडलाइन की बाउंड्रीज हैं वो अगर हार्ड हैं तो उसे बोलेंगे हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर डेडलाइन की बाउंड्री सॉफ्ट है तो उसे बोलेंगे सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे लिख सकते हो व्हेन डेडलाइंस आर हार्ड, यहां पे लिख लो व्हेन deadlines are soft, that is deadlines can be violated, deadlines can be violated to some extent, राइट? तो एग्जाम्पल में आप यहां पे जो मिसाइल नेविगेशन सिस्टम है, मिसाइल नेविगेशन सिस्टम और
पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, ये हार्ड है. दीज आर हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. जबकि जो बैंक का ट्रांजैक्शन सिस्टम है वो सॉफ्ट है. बैंकिंग ट्रांजैक्शन these are soft real time operating systems, right? तो ये हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, रीडिंग असाइनमेंट ले लीजिएगा. एक है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक है नेटवर्क को ही रखिए, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि क्या होता है. ठीक. सो ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कंसेप्ट है ना. अब हम मूव करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे मेन जो फर्स्ट यूनिट है, प्रोसेस. अभी तक तो इंट्रोडक्शन चल रहा था. प्रोसेस, राइट. और आप लोग बताओ मुझे कि प्रोसेस क्या होता है. Sir, series of action to get a particular result. तो प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक लॉजिकल ऑर्डर में है. प्रोसेस लॉजिकल ऑर्डर में नहीं होगा. जब सीरीज कह दिया तो उसका मतलब यही है कि वो सीरीज में है, मतलब पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा. एनीबॉडी एल्स? सर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, हाँ, सर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कोड इज कॉल्ड प्रोसेस. एक मिनट, जिन्होंने बोला एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड सर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कोड इज अ प्रोसेस. प्रोग्राम तो खुद ही कोड हुआ ना. जो कुछ प्रोग्राम आप लिखते हो कोड ही लिखते हो. लेकिन सर तो हाँ, आपने ये बात कही कि प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस. ध्यान से सुनो, प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस. क्योंकि जो आप प्रोग्राम लिखते हो टाइप करके, वो जाकर के आपकी हार्ड डिस्क में चुपचाप सेव हो जाता है, राइट. वो पीस ऑफ कोड है जो कि एक लिखा हुआ चीज है. लेकिन जब वो एक्चुअल में एग्जीक्यूट होने आता है तो प्रोसेस कहलाता है, राइट. तो वैसे तो प्रोसेस की कई सारी डेफिनेशन है. एक डेफिनेशन ये भी है, द स्मॉलेस्ट एंटिटी विच इज शेड्यूल्ड ऑन प्रोसेसर इज कॉल्ड एज प्रोसेस. वो छोटी छोटी एंटिटी जिसको एक्चुअली प्रोसेसर में डाल के एग्जीक्यूट किया जाता है उसे प्रोसेस कहते हैं. पर एक्चुअल में मुझे ज्यादा अच्छी लगती है डेफिनेशन, अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड एज प्रोसेस. तो मतलब प्रोग्राम एक तरीके से पैसिव एंटिटी हो गया, मतलब मरा हुआ है, राइट. जब उसको एग्जीक्यूट करने लाते हैं तो वो जिंदा हो जाएगा, राइट. तो वो एक्टिव एंटिटी होगा. तो इस पे भी क्वेश्चन कई बार हुए हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि प्रोसेस आपका एक्टिव एंटिटी है जबकि प्रोग्राम क्या है, पैसिव एंटिटी. बात समझ में आई? क्योंकि प्रोग्राम तो आपने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिख दिया लॉजिकल में, वो तो चुपचाप सेव है ना. जब आप उसको एग्जीक्यूट कराने ले आओगे तो केवल वो कोड ही नहीं, कोड के साथ और भी चीजें आ जाती हैं और उसको बोलते हैं प्रोसेस. तो यहां पे लिख लो, a process is a program under execution. Active entity
whereas program is passive. A process is smallest entity that is scheduled on processor. शेड्यूल्ड ऑन प्रोसेसर मतलब कि आपने जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कोड लिखा वो हार्ड डिस्क में सेव है तो वो प्रोग्राम बना हुआ है, लेकिन जब आप कंट्रोल F9 दबाते हो तो वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी से निकल के प्राइमरी मेमोरी में आता है। तो जो कुछ भी आपने लिखा है वो सबसे पहले कंपाइल होगा ना, कंपाइल होगा इसका मतलब ये है कि आपका जो सी लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड बाइनरी में कन्वर्ट होगा 1010 वगैरह में। तो ये जो लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ ये तो प्रोग्राम टेक्स्ट हुआ, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें, फॉर एग्जांपल कभी कभी प्रोग्राम्स के साथ हमें डेटा भी लाना पड़ता है। आपका प्रोग्राम किसी न किसी डेटा पे ऑपरेट करता है ना, और तो वो डेटा भी उसी प्रोग्राम के साथ एसोसिएटेड हो जाता है जब वो प्रोसेस में कन्वर्ट होता है। इसी के साथ कुछ और भी डेटा स्ट्रक्चर हमें एसोसिएट करने पड़ते हैं ताकि कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके, तो वो सारा कुछ चीजें कहलाएंगी प्रोसेस। तो देखो क्या क्या चीजें होती हैं। अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोसेस, ध्यान से समझ लेना, इस पे बेस्ड, इस कंसेप्ट पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपके कई स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन में इंक्लूडिंग गेट, और जब आप एमटेक कर लेते हो तो कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो उसके लिए नेट क्लियर करना पड़ता है, तो उन सभी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। एक तो सेक्शन होता है टेक्स्ट। टेक्स्ट एक्चुअली इट इज अ कोड ऑफ दैट प्रोग्राम, मतलब ये जब प्रोसेस बन रही है, प्रोसेस की इमेज में ड्रॉ कर रहा हूं। अ टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस। तो प्रोसेस में सबसे पहले तो टेक्स्ट होगा। ये टेक्स्ट क्या होगा? जो कोड आपने लिखा है ना वही। ये अलग बात है कि प्रोसेस बनेगा तो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा आपका प्रोग्राम, राइट। उसके अलावा डेटा, डेटा मतलब आपका प्रोग्राम तो खाली रन नहीं करेगा ना, प्रोग्राम किसी न किसी, क्योंकि ऑपरेशन है, किसी न किसी डेटा पे ऑपरेट करेंगे। तो जितने भी लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स वगैरह हैं, दैट ऑल काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इनसाइड डेटा सेक्शन, राइट। बट there are two more components. One is stack component and second one is heap component. आप लोगों ने अभी डा पढ़ा है क्या? डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम। नो सर। अच्छा, डेटा स्ट्रक्चर। यस सर। यस सर। तो पढ़ा था डेटा स्ट्रक्चर में, किसने पढ़ाया डेटा स्ट्रक्चर? सुनील सर। अच्छा, तो हीप तो पढ़ा ही होगा डेटा स्ट्रक्चर में। सर नहीं पढ़ाए थे, आज डेटा बताए हैं स्ट्रक्चर में थोड़ा हीप सा। नहीं पढ़ा? सर आज टाइम आज बताए? कॉम्प्लेक्सिटी उसका, सर का टाइम अच्छा, कॉम्प्लेक्सिटी बताएंगे उसको। चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताए हैं तो ठीक है, तब तो रिलेटेड है। तो मुझे बताओ हीप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है, किस डिलीशन ऑपरेशन की? सर वो सिर्फ ये बताया ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, एवरेज केस का सर। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एन लॉग ए एन। लॉग एन, यस सर। कोई इनको करेक्ट करना चाहेगा? सर ऑर्डर ऑफ लॉग एन फॉर डिलीशन। ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है। पहला आंसर किसने दिया था? एन लॉग एन, क्या नाम है? सर नाजिम। अच्छा, दूसरा आंसर किन्होंने दिया? सर आयुष। आयुष। लॉग एन सही है। हीप में इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही ऑपरेशन ऑन एवरेज केस में लॉग एन टाइम में परफॉर्म होते हैं, राइट। इतनी बात समझ में आई? जो कि
कम है एज कंपेयर टू अदर डेटा स्ट्रक्चर से, राइट? तो हीप की प्रॉपर्टी क्या होती है? अच्छा बताओ, अगर मैं इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मिन हीप, आपने पढ़ा होगा दो ही तरीके के हीप होते हैं, मिन हीप एंड मैक्स हीप। तो मिन हीप क्या होता है? सर एक्चुअली हीप के बारे में हम लोग पढ़े नहीं है। तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी कहां से आ गई? सर या टाइम पहले तो हीप। कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा ही लिखा दिए हैं सर, सब शॉर्ट का। अच्छा यस। अच्छा, नहीं वो तो हीप सॉर्ट हुआ ना, हीप सॉर्ट अलग चीज है, लेकिन हीप सॉर्ट को समझने के लिए पहले हीप डेटा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जैसे मिन हीप की बात करें, तो मिन हीप की प्रॉपर्टी होती है कि रूट नोड अपने चिल्ड्रन से हमेशा छोटा होगा। हीप आपका एक तरीके से कंप्लीट बाइनरी ट्री है या बाइनरी ट्री है, ठीक? ऐसी बाइनरी ट्री है, कंप्लीट को छोड़ो, हाँ एक तरीके से कंप्लीट कह भी सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे वो वन बाई लेफ्ट, पहले लेफ्ट टू राइट ही फिल होता है। तो हीप आपका ऐसा ऑलमोस्ट फुल बाइनरी ट्री या कंप्लीट बाइनरी ट्री है जिसमें पेरेंट यानी रूट, सीधे इसको बल्कि रूट की बजाय जनरल टर्म लिख दे रहा हूं, पेरेंट, पेरेंट हमेशा चिल्ड्रन से छोटा होगा। एक मिनट जरा होल्ड करना बच्चों, जस्ट फॉर 1 मिनट। तो जो हीप डेटा स्ट्रक्चर है, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके। तो हीप डेटा स्ट्रक्चर में पेरेंट हमेशा चिल्ड्रन से छोटा होगा, किसमें? मिन हीप की कैटेगरी में। तो जैसे ये एग्जांपल देखो, 23, 46, 50। तो देखो अभी पेरेंट अपने चिल्ड्रन से छोटा है ना, इसी तरीके से यहाँ पे 44, नहीं 49, 70, अभी भी देखो पेरेंट अपने चिल्ड्रन से छोटा है ना, अभी देखो अभी भी छोटा है। तो ये है आपका मिन हीप। अगर इस कंसेप्ट को रिवर्स कर दें कि पेरेंट हमेशा अपने चिल्ड्रन से बड़ा होगा, तो वो कहलाएगा मैक्स हीप, राइट? कन्वेंशन होता है कि हमेशा लेफ्ट टू राइट ही हम फिल करते हैं, राइट? कभी ऐसा नहीं होगा कि आप इसको 70 को गायब कर दो और 60 को डायरेक्ट यहाँ अटैच कर दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। 60 सबसे पहले 46 के नीचे आएगा, राइट? और पहले एक लेवल भरेगा, फिर दूसरा लेवल भरेगा, और लेवल की जो फिलिंग होगी वो लेफ्ट टू राइट होगी। ये कंसेप्ट है। तो जो हीप डेटा स्ट्रक्चर है उसमें डिलीशन ऑपरेशन लॉग एन टाइम में हो जाता है और यही सबसे बेस्ट है, राइट? तो इसलिए जब हम मेमोरी मैनेजमेंट की बात करते हैं, राइट, आपने गार्बेज कलेक्शन एक कंसेप्ट पढ़ा रहा होगा ऊप्स वाले पेपर में, कि जो प्रोग्राम रन करते हैं तो जो कंपाइलर होता है वो मेन मेमोरी के साइजेस को भी मैनेज करता है, राइट? तो इन केस अगर किसी भी मेमोरी की रिक्वायरमेंट हुई किसी वेरिएबल के लिए या किसी कंपोनेंट के लिए, तो वो स्मॉलेस्ट अवेलेबल ब्लॉक को लेकर के प्रोग्राम को दे देता है एग्जीक्यूट करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जो ब्लॉक्स हैं मेमोरी के, वो किसी न किसी फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड होंगे, तभी तो वो जो सबसे छोटी वाली चीज को निकाल करके दे रहा होगा प्रोग्राम को। एंड इफ इट इज रिमूविंग द स्मॉलेस्ट ब्लॉक from some data structure, that means it is deleting from there, right? और ये जो डिलीशन ऑपरेशन है that have to perform in minimum time। तो इसीलिए हम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए या इनफैक्ट डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट के लिए हीप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं।
तो चूंकि इस प्रोसेस को रन करना है तो इससे रिलेटेड मेमोरी को भी तो मैनेज करना होगा, इसलिए हमें हीप डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होगा, राइट। और ये इसीलिए ये प्रोसेस का नेसेसरी कंपोनेंट है, राइट। तो हीप का पर्पस समझ में आया। हीप इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी मैनेजमेंट। व्हाई ओनली हीप? बिकॉज इट रिजल्ट्स इन मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर डिलीशन ऑपरेशन। स्टैक, स्टैक क्यों का क्या फीचर होता है, कोई बताएगा? स्टैक का फीचर क्या होता है? सर लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टैक में होता है। Yes, sir. ओके, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है इसका फीचर। तो इसका यूज कहां अभी तक आपने देखा है, किस में करते हैं? सर डीएफएस में करते हैं इसका, डेप्थ फर्स्ट सर्च। नेस्टेड प्रोग्रामिंग में देखें तो नेस्टेड फंक्शन कॉल में, नेस्टेड फंक्शन कॉल्स में, नेस्टेड फंक्शन कॉल्स में यूज करते हैं ना। जब एक फंक्शन बनाया तुमने, उसके अंदर दूसरा फंक्शन कॉल किया, तो कहते हो ना कि अगर F2 जब आपने कॉल किया वापस लौटेगा तो वहीं पे लौटेगा जहां से वो गया था, यही बात बोलते हो ना। इसका मतलब Yes, ये है कि आपको रिटर्न एड्रेसेस स्टोर करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका F1 एग्जीक्यूट कर रहा है और इसके अंदर जो एड्रेसेस थे, जो इंस्ट्रक्शन थे, उनके एड्रेसेस में ड्रॉ कर रहा हूं, ये 100, 101, 102, 103, 104 एंड सो ऑन। ये F1 एक फंक्शन है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखे थे। मैं उन इंस्ट्रक्शन के एड्रेसेस बता रहा हूं कि पहला इंस्ट्रक्शन 100 एड्रेस पे है, दूसरा इंस्ट्रक्शन 101 एड्रेस पे है एंड सो ऑन। मान लो कहीं यहाँ पे एक 103 पे जो इंस्ट्रक्शन है वो F2 है, राइट, और ये भी एक फंक्शन है, राइट। तो F2 कॉल होगा और फिर F2 का कोड एग्जीक्यूट होगा, तो F2 के इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, मान लो तो उनका एड्रेस 201, 202, 203 एंड सो ऑन होगा, राइट। तो ये बताओ 103 तक तो एग्जीक्यूट हो गया था ना, फिर जंप करके F2 के पास चले गए। जब F2 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो वापस किसके पास आना होगा? 103 से स्टार्ट होगा सर। फिर 103 तो एग्जीक्यूट हो गया ना, 104 से स्टार्ट होगा, 103 तो एग्जीक्यूट हो गया ना, तो 104 से स्टार्ट होगा, राइट। तो इसका मतलब यह है कि इस रिटर्न एड्रेस को आपको कहीं स्टोर करना होगा, और कहां स्टोर करते हैं? स्टैक के अंदर। क्यों? जरा सोचो कि अभी तो हमने 104 को स्टोर कर दिया, राइट, और अब हम F2 को एग्जीक्यूट करने लगे। मान लो F2 जब पहुंचे थे यहां पे 209 पे, तो वहां पे एक फंक्शन F3 था, तो अब हमें F3 फंक्शन के पास जाना पड़ेगा, और F3 और उसके आगे 209 के बाद 210, 211 इस तरीके से होंगे एड्रेसेस। लेकिन 209 के बाद हम किसके पास मूव कर गए? F3 के पास। और F3 के जो इंस्ट्रक्शन है वो 301, 302, 303 इस तरीके से है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जब F3 कंप्लीट हो जाएगा तो अब बताओ कहां लौटेंगे हम? F1 के पास या F2 के पास? सर F2। F2 के पास। सर F2 के पास। F2 के पास सर। और F2 में भी कहां? F2 में भी कहां? 210। 210। 210। तो 210 तब मिलेगा जब आप उसको स्टैक में सेव किए रहोगे। तो अभी क्या होगा, जब ये यहां से वापस लौटेगा तो देखेगा कि स्टैक के सबसे टॉप में क्या है, 210, तो उसको पॉप करके 210 से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। फिर जब ये F2 कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से देखिएगा स्टैक के टॉप में क्या है, 104, तो उसको पॉप करके फिर एग्जीक्यूशन वापस 104 पे पहुंच जाएगा और वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो अगर आपके पास स्टैक नहीं हो तो आप कभी भी नेस्टेड फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो, ठीक। इसी तरीके से जो फंक्शन में पैरामीटर पास करते हो, जैसे फंक्शन बनाते हो ना, फॉर एग्जांपल फंक्शन ऐड बनाया, तो उसमें इंट a कॉमा इंट b इस तरीके की चीजें लिखते हो ना, ये क्या कहलाते हैं? पैरामीटर्स। तो इन पैरामीटर्स को भी हमें रिवर्स ऑर्डर में स्टोर करना पड़ता है स्टैक के अंदर, राइट। तो ये सारी चीजें कि नेस्टेड फंक्शन कॉल्स, पैरामीटर्स, इन सबको स्टोर करने के लिए हमें स्टैक की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक। तो ये तो टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस हुआ। अभी हम इसके बारे में इन डेप्थ नेक्स्ट
कल वाली क्लास में बात करेंगे। कल वाली क्लास, ये बताइए मेरे 1 बजे के बाद आपकी कोई और क्लास होती है? सर 3 बजे से अतुल सर। यस सर, 3 बजे से? शुभम सर। ठीक है, तो कल क्या कहते हैं, आपकी क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, हो सकता है 15-20 मिनट, क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अगर 2 पार्ट में कर देंगे तो आप पहला वाला भूल जाओगे। ठीक है, तो कल की क्लास आप ये मान के चलो कि 12 बजे से लेकर के कम से कम 1:30 बजे तक चलेगी। ठीक, तो ये रहा आपका टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस। कल की क्लास में हम प्रोसेस स्टेट डायग्राम और प्रोसेस स्टेट समझेंगे। ठीक, ओके, अटेंडेंस सब लोग बोल के जाएंगे। 25। अटेंडेंस शीट विजिबल होने लगी आप लोगों को? यस सर। ओके, आज 3 मार्च। आयुष, प्रेजेंट सर। अभिषेक, यस सर। आदित्य, आदित्य है, यस सर प्रेजेंट। अंकित, प्रेजेंट सर। चंदन, चंदन, यस सर। दीपक, दीपांकर, यस सर। जा, यस सर। ज्योति, यस सर। नाजिम, यस सर। मासूम, यस सर। निशा, यस सर। निशांत, यस सर। पीपुल, यस सर। राजन, यस सर। रणवीर, प्रेजेंट सर। ठीक है, प्रॉक्सी मत बोलना, 25 लोग ही हैं क्लास में। ठीक है, तो 2 0 होने ही चाहिए। रिया, प्रेजेंट सर। सम्राट, यस सर। शशि, यस सर। शिवम, प्रेजेंट सर। श्रेष्ठ, यस सर। श्रीशी, यस सर। सोनू, सोनू ऑनलाइन दिख रहा है किसी को? यस सर, ऑनलाइन है। यस सर ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। विश्व विजय, सर। विश्व विजय है? यस। अच्छा, हेलो। आदर्श, प्रेजेंट। अंकुश, प्रेजेंट सर। अल्तमस। यस सर। तो आपकी क्लास में 27 लोग प्रेजेंट हैं, जबकि एक्चुअल में 25 लोग ही हैं, और अभी बढ़ गया अचानक से। ठीक है, तो ये जो हरकत हुई है ना, सर कुछ लोग ठीक है, डबल आईडी से अभी, ज्वाइन हुए हैं। हाँ, तो अभी वही मैं इसका स्नैपशॉट ले ले रहा हूँ, और जिसने भी ये किया है, क्योंकि हिस्ट्री में सब रहता है ना, आप अपने मार्क्स को देख लेना। ठीक है, ताकि आपको सबक मिल जाए। ये जो प्रॉक्सी बोलने का चलन है, ठीक, ये कौन है जिसने, 2 लोग अभी ज्वाइन किए हैं? मीटिंग के बाद हिस्ट्री तो सारी निकल जाती है। ठीक है, तो आप लोग बेटर ये है खुद ही बता दो कि कौन वो 2 लोग थे जिनके की प्रॉक्सी बोली गई थी। ये सोनू कुमार,
अभी मीटिंग लेफ्ट किया। ये सोनू कुमार नाम का तो कोई स्टूडेंट है नहीं? सर है सर। सोनू कुमार है स्टूडेंट? यस सर। अच्छा, तो ये मीटिंग क्यों लेफ्ट किया अभी? ठीक है, अगर तुम लोगों को इसी तरीके से बदतमीजी करनी है ना, तो अभी तुम लोग T1 होने जा रहा है ना अभी कुछ दिन में। ये जो दो स्टूडेंट हैं अभी हिस्ट्री देख करके मैं निकालूंगा और अपने आप अपना खुद ही वो समझ लेंगे कि उन्होंने क्या किया है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।